नाज़रीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। आज बड़ी खुशकिस्मती है हमारे स्टूडियो की कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत विराजमान है जो ज़मीन से उठी है और आसमान की बुलंदियों की तरफ बढ़ रही है, जिनका नाम है श्री मनोज पांडे। आप रहने वाले रायबरेली के हैं। सबसे पहले आप सभासद हुए, फिर वहाँ के 2 मरतबा चेयरमैन हुए, फिर ऊंचाहार विधानसभा से 2 मरतबा विधायक हुए, फिर आप राज्य मंत्री हुए उत्तर प्रदेश सरकार में, फिर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हुए। माननीय मंत्री जी, आपकी बात में बहुत स्वागत है। तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने तालीमी सफ़र के बारे में बताइए कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और कैसे कैसे आपने अपनी तालीम मुकम्मल की। देखिए, हम एक मध्यम श्रेणी परिवार से आते हैं। मैं समझता हूँ कि उस समय बहुत सारे प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे जी। मॉडल स्कूल हम लोगों के यहाँ हुआ करता था, जिसमें हमने प्राइमरी एजुकेशन ली और उसके बाद GIC राजकीय इंटर कॉलेज रायबरेली में हमने वहाँ से इंटरमीडिएट किया और उसके बाद रायबरेली ही महाविद्यालय में हमने ग्रेजुएशन और वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन करने का किया। पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया आपने जी। राजनीति में फिर कैसे आपकी दिलचस्पी बढ़ी? देखिए, कभी कभी वस्तु आवश्यकता किसी चीज़ की जननी होती है। एक घटना घटी, चूँकि हमारा जो बैकग्राउंड रहा वो परिवार में व्यापार होता रहा। एक व्यापारी के साथ लूट हो गई और उससे मारा भी गया, घायल भी किया गया। वो हमारे पड़ोस का व्यापारी था। 3 दिन तक जब उसमें अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाई तो उनके परिवारजन हमसे भी मिले और हम सब ने वहाँ पर अपराधियों को पकड़ने के लिए एक धरना दिया। उस धरने को चलते हुए करीब 2 दिन हो गया। पहले तो प्रशासन ने उस धरने को बहुत संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन जब 2 दिन तक हम लोग धरने पे बैठे रहे तो उच्च अधिकारी हमसे लोगों से मिले और मिल करके उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे के अंदर अभियुक्तों को पकड़ेंगे। और हमें खुशी है कि 24 घंटे के अंदर वो अपराधी पकड़े गए, पैसा भी बरामद हुआ और उन्हें जेल भेजा गया। उस दिन से हमें लगा कि अन्याय के विरुद्ध और न्याय के पक्ष में किसी न किसी को खड़ा होना चाहिए। राजनीति मेरी पहले कोई अभिरुचि नहीं रही और मेरी सदैव जो है ये हमारी भावनाएं रहती थी, कहीं अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो उसके विरुद्ध व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। वो किसी राजनीतिक व्यक्ति पर ही नहीं लागू होता, हर व्यक्ति पर ये लागू होता है। और मेरे अंदर ये मन में भावना रहती थी कि कहीं अन्याय अत्याचार है तो लड़ा जाए। और इस तरह भी तमाम इशूज़ आए और जब मैं रायबरेली महाविद्यालय का शासन का अध्यक्ष था उस समय भी हमने ऐसी तमाम छात्रों के हितों की लड़ाई हमने लड़ी। और धीरे धीरे लड़ते लड़ते अन्याय के विरुद्ध हमें लगा कि किसी राजनीतिक प्लेटफार्म की भी आवश्यकता होती है अपनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए। और एक घटना में 1993 में आदरणीय समाजवादी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी से हमारी भेंट हुई और मैं उनके विचारों से, उनके सिद्धांतों से, उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ और तब से मैं समाजवादी पार्टी में उनके साथ हूँ। एक भाई आपके थे बड़े, मेरे ख्याल से उनकी हत्या हुई थी, क्या वो मामला था? हाँ, इन्हीं अन्याय का विरोध करने के लिए और गलत चीज़ का विरोध करने के लिए हमारे यहाँ उस समय माफिया अखिलेश सिंह हुआ करते थे जी। 94 उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे और हमने उनकी कुछ नाजायज़ चीज़ों का विरोध किया और उस समय मैं रायबरेली का नगरपालिका अध्यक्ष हो गया था। और जब हमने उनकी गलत चीज़ों का विरोध किया उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसमें उन्होंने हमारे बड़े भाई की हत्या कर दी थी। आप हमेशा अपराधियों के ख़िलाफ़ रहे, मैंने देखा। मेरा भी आपका 2000 से 2005 तक बहुत साथ रहा जब आप नगरपालिका रायबरेली के चेयरमैन थे, मैं मऊ का चेयरमैन था जी। तो आप पूरे उत्तर प्रदेश के आप चेयरमैनों के अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं महामंत्री हुआ करता था। तो बहुत आपने काम किया उस ज़माने में। तो मैंने ये देखा कि आप उसी ज़माने से अपराधियों के साथ आपके कभी ताल्लुक़ नहीं रहे और अपराध के ख़िलाफ़ आपने हमेशा आवाज़ उठाई। नहीं, बिल्कुल मेरा ये मानना है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और जब हम एक अपराधी व्यक्ति को संरक्षण देते हैं या उसके किसी गलत चीज़ को इग्नोर करते हैं तो हम स्वयं पाप करते हैं। इसलिए हम उसे एक नए अपराध के लिए प्रोत्साहित करते हैं
और मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति कोई एक अपराध कर रहा है, समाज के हर एक जिम्मेदार व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है वो उसका विरोध करे। वो केवल उसका विरोध नहीं करेगा बल्कि एक आने वाले अपराध को वो बचाने का भी काम करेगा। तो अपराधियों के मैं विरुद्ध रहा। दूसरा, सदैव हमने रचनात्मक सोच हमने रखी। और चूँकि आप हमारे साथी भी रहे, हमारे संगठन में भी रहे, जब रायबरेली के नगरपालिका अध्यक्ष के बाद हमको उत्तर प्रदेश के स्टेट म्यूनिसिपल बोर्ड का चेयरमैनों के अध्यक्ष बनने का अवसर मिला, तो मैंने देखा कि अंग्रेज़ों के समय बना वो नगरपालिका अधिनियम 1968, उसमें तमाम खामियां हैं। कभी राज्य नगरपालिकाओं में चेयरमैन का चुनाव मेंबर्स के द्वारा हुआ करता था जी, अविश्वास प्रस्ताव भी आता था और उसमें अविश्वास प्रस्ताव भी आता था। लेकिन भारत के 73-74 अमेंडमेंट के लागू हो जाने के बाद जब सीधे जनता उसके लिए उत्तरदायी हो गई और जनता सीधे वोटिंग करने लगी, तो मुझे लगा कि ये कानून ये गैर कानूनी है। इसलिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी और डिसमिस अथॉरिटी अलग अलग नहीं होगी। हमारा अपॉइंटमेंट जनता कर रही थी सीधे, कहीं 30,000, कहीं 1 लाख, कहीं 3 लाख तक मतदाता भाग लेकर के अपने चेयरमैन को चुनते थे। चंद्र मेंबर्स किसी बात से हमारे साथी वो नाराज़ हो जाते थे तो हमको हटा देने का काम करते थे। मैंने इस कानून की बात अपने महासंघ के जरिए उठाई और हमें खुशी है कि वो हटा। और यही नहीं, भारत के लोकतंत्र में अब भारत के संविधान के आर्टिकल 228 में व्यवस्था दी गई है जिसमें अलग अलग कैटेगरी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, असेंबली के मेंबर्स, विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष, इनके सम्मान और इनके अधिकार के बारे में तमाम चीज़ें वर्णित हैं। नगर पालिका अध्यक्षों में को एक अधिकारियों का और कह लीजिए कि पीसीएस और आईएएस अधिकारियों के एक मकड़जाल उनको घेरे हुए था। इतना कार्यों में हस्तक्षेप था। एक तरफ भारत के संविधान संशोधन के बाद ये माना जाता था कि ये लोकल बॉडी एक स्वतंत्र संस्था है जो तीसरी सरकार के रूप में है जी। दूसरी तरफ अधिकारी रोज फाइल मंगाकर किसी जांच के बहाने नगर पालिका अध्यक्षों को अपमानित करते थे, उनका उत्साह कम करते थे, जांच के नाम पर उनके साथ भ्रष्टाचार भी शामिल होता था। फिर मैंने इस लड़ाई को भी लड़ी और मैंने उसमें अधिकारियों का हस्तक्षेप खत्म कराया। कई ऐसे फंड्स थे जिनमें नगरीय क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए पैसा आता था और स्थापना विकास निधि थी, IDSMT थी, रिवॉल्विंग फंड्स थे, यहाँ तक कि राज्य वित्त में भी जाती थी। जी, राज्य वित्त में भी जिलाधिकारी के माध्यम से वो ADM उसको स्वीकृत करता था। इस पर सब पर हमारा विरोध रहा और हम लोगों ने सब हम आपने मिल करके उसकी सामूहिक लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई चली। लेकिन हमें खुशी है कि इन सारे हस्तक्षेपों को शासनादेशों के माध्यम से हमने आपने मिल करके इससे हटाया। हालांकि वर्तमान में फिर उसमें कहीं ना कहीं कुछ मकड़जाल आ गया, लेकिन उसमें काफ़ी हम लोगों ने लोकल बॉडी को, निकायों को मजबूत किया। ये कम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लड़ाई लड़ी, तो ठीक उसी समय ग्राम विकास मंत्रालय को भी ये मानना विवश हुआ कि ग्राम पंचायतों में भी प्रधानों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। और उस घटना से ग्राम प्रधानों को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ कि हमारे ही उस आदेश का बाद में अनुपालन और परिपालन उसको ग्राम विकास ने भी किया और इसी को दृष्टांत मान करके तो ग्राम प्रधानों में भी स्वतंत्रता आई। जहाँ तक राजनीतिक सफ़र की आपने बात किया, मेरा ये मानना है कि ईश्वर की कृपा और जनता का लाड़ प्यार दुलार और पीछे जो हमारे समर्थक रहे हैं, शुभचिंतक रहे हैं, उन सब का कहीं ना कहीं पीछे बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कि इन स्थितियों में आने के लिए कोई मेरी योग्यता, मेरी कोई श्रेष्ठता, मेरी कोई मेहनत वो उसका कारक नहीं हो सकती, बल्कि उसके पीछे बहुत लोगों का आशीर्वाद, दुआएं, लोगों का समर्थन, सहयोग हमारे साथ रहा। और हमें खुशी है कि देश के एक ऐसे नेता के साथ हमें लंबे वक्त से काम करने का मौका मिला जिसका नाम मुलायम सिंह यादव था। हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदुस्तान ने बहुत नेताओं को देने का काम किया है, लेकिन मुलायम सिंह यादव एक ऐसा नेता इस देश को आया जिस व्यक्ति के अंदर गरीबों की पीड़ा देखकर आंखों में आंसू आ जाता था। मजदूरों की आह वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। गरीब नौजवान हो या बेरोजगार नौजवान हो, उनकी लड़ाई
और जितना प्रैक्टिकली वो समस्याओं को समझने का, उसके निराकरण करने का प्रयास करते थे अपने कार्यकाल में, मैं समझता हूँ कि कम लोग होंगे। मुलायम सिंह एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने हम जैसे भी तमाम सामान्य परिवार के लोगों को पहले 2000 की सरकार में राज्य मंत्री, जिसमें वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, और आदरणीय अखिलेश यादव जी की भी नेतृत्व की सरकार में उनकी कृपा से हमें उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में 5 साल काम करने का मौका मिला। और अनेकों विभागों में, कृषि एग्रीकल्चर जैसा जो बहुत बड़ा विभाग है स्टेट का, उसके कैबिनेट मंत्री के रूप में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, धर्मार्थकार, आईटी, एग्रीकल्चर एजुकेशन, कृषि अनुसंधान, ऐसे तमाम डिपार्टमेंट में काम करने का अवसर मिला। तो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो जनता का विश्वास था और हमारे नेताओं का जो हम पर विश्वास और उनकी कृपा थी, वो मुख्य थी। और हमें लगता है कि हम सब लोग जो जनप्रतिनिधि बनते हैं या किन्हीं पदों पर जाते हैं, उसके पीछे केवल एक सवाल ऐशो आराम या अपने लाभ का नहीं होता, बल्कि उन पीछे खड़ी जनता की अपेक्षाओं को होता है, जो हमको ये भावना रखती है, अपेक्षा रखती है कि काश ये इस पद पर आएंगे तो हमारी समस्या का निराकरण होगा। तो एक चुनौती होती है हम सबके सामने कि हम सब अपने उन पदों पर बैठ करके और उस अंतिम व्यक्ति को जो अभी किसी कारण से उसे न्याय नहीं मिल पाया, अधिकार नहीं मिल पाया। आपके पास एक ख़ास हुनर ये रहा है, मैंने देखा कि 2000 से 2005 के बीच में 3 सरकारें आई थी, याद होगा आपको, उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और भाजपा की, तीनों की सरकार बनी थी। और तीनों से आपके ताल्लुक बेहतर हो जाते थे, और क्योंकि बिना मुख्यमंत्री के तो कोई काम होना नहीं था। तो मुझे याद है कि आपने मायावती से भी मुलाकात कराई थी डेलीगेशन की, आप राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कराई थी आपने, और फिर मुलायम सिंह से भी मुलाकात कराई। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय अध्यक्ष महासंघ का अध्यक्ष था। उत्तर प्रदेश के जो चेयरपर्सन्स हैं, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल महत्वपूर्ण पद है। उनकी जो समस्याएं होंगी वो आम पब्लिक से या किसी राजनीतिक दल से नहीं होंगी, बल्कि सरकारों से होंगी। और हमें इस चीज़ का एहसास भी है कि वो समस्याएं जो गवर्नमेंट की हैं वो गवर्नमेंट से ही निपटेंगी। कौन सी गवर्नमेंट या राज्य सरकार कितना जवाबदेही है या नहीं है उसकी, या अपने उत्तरदायित्व को कितना मानती है, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन महासंघ के एक अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी थी कि जो तमाम समस्याएं निकायों में हैं उनके लिए हम राज्य सरकार के नुमाइंदों से मिलें और अपनी समस्याएं उन तक रखें। हमें खुशी है कि उसमें कई सरकारों ने और कई सरकार के मुख्यमंत्रियों ने और नगर विकास के मंत्रियों ने उसको बड़ी सहजता से उन्होंने उसको स्वीकार किया, उन समस्याओं का निदान कराया। तो ये एक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते सरकारों से बात करना मेरी जिम्मेदारी थी। अपराध और अपराधियों के खिलाफ आपने हमेशा आवाज़ उठाई, उसी में बल्कि आपने अपना एक भाई भी खोया। तो मौजूदा सरकार भी अपराधियों के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, तो क्या ये सिर्फ दिखावा है या सही मायने में अपराध के खिलाफ ही काम कर रही है? यही बड़ा दुर्भाग्य है राज्य का। जिस पार्टी ने ये नारे लगाए हों, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई हो कि अब की बार न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, उस सरकार में थाने में हत्याएं हो रही हैं, जेल में मर्डर्स हो रहे हैं, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। और अगर आप देखें तो जो पार्लियामेंट में, लोकसभा में, भारत के सबसे बड़े सदन में जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट रखी गई, वो स्वयं इस चीज़ को इंगित कर रही है, वो स्पष्ट कर रही है कि उत्तर प्रदेश हत्या में, लूट में, छिनौती में, बाल अपराध में अव्वल है। तो ये तो और बुरा हुआ कि जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने इस नारे पर सरकार बनाई हो और उसकी सरकार में सबसे ज़्यादा अपराध बढ़े हों, तो ये मैं समझता हूँ कि आज पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही है और अपने को ठगी महसूस कर रही है। मतलब आपका ये मानना है कि सब दिखावा है और इनकी आड़ में जो दुश्मन विरोधी, सियासी विरोधी हैं, उनको साधा जा रहा है? नहीं, देखिए, न्याय की जो प्रणाली है उसमें न्याय की जो नैसर्गिक परिभाषा है उसमें कहा गया है कि न्याय तो हो, लेकिन ऐसा न्याय हो कि न्याय दिखाई भी पड़े। आज न्याय की परिभाषाएं चेंज कर दी गई। अगर वो सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति है तो उसके ऊपर आईपीसी की दूसरी धारा लगेगी एक ही अपराध में, लेकिन कहीं गलती से वो विपक्ष का कोई कार्यकर्ता या नेता है तो उसके ऊपर वो सारी धाराएं लगा दी जाएंगी जो अपराध उसने किया भी ना हो। तो मैं समझता हूँ कि किसी एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ एक मजबूत भारत का संविधान हो,
वहाँ न्यायालय का या कानून का इस तरीके का इस्तेमाल करना निश्चित रूप से ये अपराध है। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं चाहे मुलायम सिंह यादव, दोनों लोगों के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो आगे आने वाले चुनाव में क्या सभी के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं, या बहुत से लोगों को जिनको पहले अखिलेश यादव जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लेंगे, तो ऐसे लोगों को क्या सभी लोगों को लेंगे कि या सिर्फ छोटे दलों की बात करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनकी छवि और कार्य पद्धति की प्रशंसा और सराहना विरोधी राजनीतिक दल करते हैं, इस चीज़ का हमें गर्व है। समाजवादी पार्टी अपने मूलभूत सिद्धांत और विचारधाराओं पर चलते हुए ऐसे तमाम अन्य लोगों को भी जोड़ने का काम करेगी जो समाजवादी पार्टी से और उसकी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि किसी बड़े राजनीतिक दल से उनका कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, जो छोटे दल हैं और जो सामान्य विचारधारा के हैं उन दलों से समझौते की बात हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से कोई समझौता। बड़े दलों से क्यों समझौता नहीं होगा, इसके पीछे क्या? नहीं, उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा। और राजनीति जो है, लगातार राजनीति में हम लोग नए एक रोज एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बड़े दलों से, कांग्रेस से और बसपा से समझौता हुआ, जिसका कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि उस समझौते से समाजवादी पार्टी। छोटे दलों से क्या मुराद है? देखिए, जो क्षेत्रीय दल हैं, ये क्षेत्रीय दलों की अपनी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, लिमिटेड इनकी समस्याएं हैं। ये कहीं ना कहीं सताए गए हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं की गई, इनकी उपेक्षा हुई है। तो उन छोटे दलों को समाजवादी पार्टी साथ लेगी और उनकी जो समस्याएं हैं सरकार आने पर उसका निराकरण भी करेगी। आजम खां के ऊपर बहुत सारे मुकदमे कायम कर दिए गए, जेल में हैं, दुखद है, बहुत बीमार हैं, इस पर दुखद क्या है। कहेंगे? आजम खां साहब देश के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता के साथ साथ देश के बड़े नेता हैं। आजम खां केवल मुस्लिमों के नेता नहीं हैं। जब वो लगातार इतनी बार, जो व्यक्ति 9 बार MP और लगातार सांसद राज्यसभा रहा हो, वो व्यक्ति आवाम का नेता है, जनता का नेता है। और मैं समझता हूँ कि आज जब खासकर उनकी उम्र और उनकी गंभीर बीमारियाँ दोनों उनके लिए बड़ी दुश्वारियाँ पैदा कर रही हैं, उस समय मैं ये अपील भी करूँगा केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि राजनीतिक लड़ाइयाँ छोटी मोटी बनती रहती हैं, सरकारें आती और जाती रहती हैं। बहुत से दृष्टांत हैं भारत के लोकतंत्र और भारत की लोकसभा के, अटल जी के और जवाहरलाल नेहरू के हैं, अटल जी के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हैं। तमाम वैचारिक मतभेद के बाद भी ये देश का इतिहास रहा है कि बड़े राजनीतिक पदों की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों ने बड़ा दिल करके और अपने एक दूसरे राजनीतिक दल के व्यक्ति के साथ वही सद्भावना, वही प्यार, वही स्नेह और सम्मान रखने का काम किया। समाजवादी पार्टी किस हद तक आजम खां के साथ खड़ी है? पूरी मजबूती से आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन से मुकदमे लिखे गए और सारी चीज़ें हुई, लगातार उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अपने शीर्ष नेता आजम खां के लिए विचलित है, परेशान है, दुखी है, सड़कों पर भी लड़ाई लड़ रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रामपुर से ही उनके पक्ष में साइकिल यात्रा भी की थी। लगातार जो उसके लीगल जो मदद हो सकती है उस पर भी लगातार अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। और हमें कानून पर पूरा भरोसा है, माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय जल्द से जल्द आदरणीय आजम खां साहब को की मदद करने का काम करेगी, न्याय देने का काम करेगी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ये देखा गया कि सरकार ने बड़े बड़े वादे तो किए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ख़ास तरीके से, मगर कहीं भी बेड की ज़रूरत पूरी नहीं हुई, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी हुई कहीं। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि जो मंजर हम लोगों ने कोविड के समय, इस वैश्विक महामारी के समय बड़े नज़दीक से देखा है, उससे रूबरू भी हुए हैं, उस कष्ट को भी देखा है। अपने ही क्षेत्र के एक चुने हुए विधायक के रूप में ऑक्सीजन न दिला पाने के कारण लोगों को मरते हुए देखा, बेड न मिल पाने के कारण गाड़ियों में लेटे लेटे उनको दवा और चलती रही और गाड़ी में ही उनकी डेथ हो गई। उन परिवारों को देखा है जिन परिवार के केवल बच्चे रह गए, पूरा परिवार उनका नष्ट हो गया कोविड में। तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह मंजर
या पद इंतजामी कभी और हमारी आने वाली पुश्तों को और भारत के लोगों को न दिखाए। उत्तर प्रदेश का जैसा बुरा हाल कोरोना के समय, मैं समझता हूँ कि उसको केवल कल्पना करके लोगों के रोए खड़े हो जाते हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार इसमें नाकाम रही, वो इस बात को बताती है कि लोगों ने इस पर गंभीरता से नहीं लिया। मैंने ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये सवाल उठाया था और उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी नेता सदन को ये कहा था कि WHO ये कह चुका है कि 2 महीने के अंदर दूसरी लहर कभी भी आ सकती है और इन इंतजामों पर सरकार चर्चा कर ले और इनको पूरा करे। नहीं, आने वाले दिनों में बड़ी कैजुअल्टियाँ होंगी। लेकिन जब सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और इंतज़ार करती रही कि लोग इतनी बड़ी संख्या में मरें, मैं समझता हूँ कि बड़ा बुरा रहा। कोरोना जहाँ लोगों की जानें ली, वहीं कोरोना ने इस उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बेरोजगारी और गरीबी भी बढ़ा दी है। लाखों की संख्या में अप्रवासी मजदूर पलायन करके आज अपने घरों में पड़े हैं। कोई उनकी चिंता नहीं कर रहा कि उनके पेट में रोटी कैसे जा रही, उनकी पत्नी को तन ढांकने के लिए कपड़े कैसे मिल रहे हैं, उनकी इलाज की व्यवस्था क्या हो रही है। दुखद है कि एक तरफ कोरोना ने लाखों लोगों की जान ले ली और एक तरफ कोरोना ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से इस कोरोना से और कोरोना की बदइंतजामी से एक बड़े समस्या में आज घिरा हुआ। दिसंबर 2019 में, जैसा कि आपको याद होगा कि CAA और NRC को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, तो मऊ में भी उसको लेके एक आंदोलन कुछ नौजवान लड़कों ने किया था और धरना दिया था। फिर उसमें कुछ बाद में हिंसा भी हो गई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, उसके बाद भीड़ नाराज़ हो गई। तो उसमें 250-300 से ज़्यादा लोगों पे मुकदमा कायम किया गया, बहुत गंभीर धाराओं में, और 40 लोगों के आसपास लोगों पे जो है गैंगस्टर लगाया गया। 30-35 लोगों पे गुंडा एक्ट लगा दिया गया। देखिए, 6 लोगों पे NSA लगाया गया, जो आज भी 1 साल से ऊपर हो गया है। 1 साल से वो 6 लोग जेलों में बंद हैं और आज तक उनकी ना एडवाइजरी बोर्ड से सुनवाई हो सकी, ना कि हाई कोर्ट से अभी तक कोई उसको रिलीफ मिलेगी, ना भारत सरकार से कहीं रिलीफ मिलेगी। भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने का काम करता है और हमें उसमें सपोर्ट करने का काम करता है। अगर आप देखें, बापू महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे तमाम बड़े देश के नेता रहे जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ धरना दिया, पद यात्रा किया, आमरण अनशन पर बैठे और लोकतांत्रिक अपने अनेक तरीकों को अपनाते हुए सरकार की नीतियों का विरोध किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म कर दिया जाए, लोकतंत्र में अपनी समस्याओं को लेकर धरने पर बैठने वाले लोगों पर गोलियां चलाई जाए, लाठियां चलाई जाएं और राष्ट्रद्रोह जैसा मुकदमा लगाया जाए, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। गैंगस्टर एक्ट तो ये होता है कि जब 3 से 5 व्यक्ति एक साथ कई अपराधों में संलिप्त हों तो गैंगस्टर लगाया जाता है। राष्ट्रपा तब लगाई जाती है जब कोई कार्य ऐसा हो जो राष्ट्र के विरुद्ध हो। अगर वो राष्ट्र में रह करके अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए कोई बात उठाता है तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतांत्रिक उसका अधिकार है। लेकिन आज हिटलर शाही चल रही है और हिटलर की तर्ज पर चलने वाले लोगों को हम कहना चाहते हैं कि हिटलर भी भागा है। इस देश में रावण का भी इतिहास रहा है, रावण भी पराजित हुआ है। इस देश में अंग्रेज़ों का इतिहास रहा, अंग्रेज भी पराजित हुआ है और भारत छोड़ के जाना पड़ा उसे। 2022 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो क्या इन मुकदमों को वापस ले? बिल्कुल, हम रिव्यू कराएंगे, ये जांच कराएंगे जहां पर कानून और नियमों की अनदेखी करके लोगों को झूठे गलत ढंग से राजनीतिक केवल ईर्ष्या उद्देश्य के कारण मुकदमे लगाए गए हैं। निश्चित रूप से सरकार उस पर पुनः जांच कराएगी। मऊ में आप बैठे हुए हैं, मऊ बुनकरों का शहर है और आपको याद होगा कि 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बुनकरों को किसानों की तरह से फ्लैट रेट में विद्युत दी गई थी और तब से ये सिलसिला चल भी रहा था। ये कारोबार तब से काफ़ी फला फूला, मगर इस सरकार ने आके 1 साल पहले इसको ख़त्म कर दिया है और अब बिलिंग के सिस्टम पे कर दिया है। तो इसमें एक जो छोटे और मझोले कारोबार थे वो तबाही के कगार पे पहुंच गए हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में आएगी तो क्या पुरानी व्यवस्था को बहाल करेगी? देखिए, निश्चित तौर से अगर आप देखें समाजवादी पार्टी की जो भी सरकारें रहीं उनमें बुनकरों को या जो लघु इकाइयां हैं हमारी उद्योग की, उनको सबको प्रोत्साहन देने का काम किया है।
और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो अभी कह दिया है कि सरकार आते ही पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार, 300 यूनिट बिजली फ्री और समाजवादी पेंशन 1500 हम देने का काम करेंगे। और जब निकट आएगा तो हमारा चुनावी घोषणा पत्र आएगा। और उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम ये विश्वास करती है कि अखिलेश यादव का घोषणा पत्र नहीं होता, बल्कि वो वचनबद्धता होती है। जो समाजवादी पार्टी कहती है उसको उसने पीछे भी करके दिखाया। पंचायती चुनाव जो हुआ तो पंचायती चुनाव में आपने देखा कि ज़्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, मगर फिर जब प्रमुखों का चुनाव हुआ या जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ तो उसमें ज़्यादा बीजेपी जीती। इसके पीछे क्या मानते हैं वजह? नहीं, इसके पीछे का जो कारण है वो बीजेपी भी जानती है, विपक्ष भी जानती है और जनता भी जानती है। लोकतंत्र का मान मर्दन हुआ, 88 सीटों पर पर्चा नहीं दाखिल करने दिया गया, मारपीट की गई। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरी विधानसभा के एक ब्लॉक में एक सुमन यादव महिला को पुलिस की देखरेख में पर्चा छीन लिया गया। यद्यपि जो हमारे अन्य 2 ब्लॉकों पर समाज लड़ी है भाजपा, उसमें एक में भाजपा 0 पाई है और एक में मात्र 3 वोट पाई है। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत करके आई। चुनाव में मीडिया का बड़ा अहम किरदार होता है और मीडिया का रुख जैसे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, ऐसा देखने को मिलता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये लोकतंत्र का बहुत मजबूत स्तंभ है जी, सद्बुद्धि दे। मीडिया के प्रति जो अपार लोगों का विश्वास है जनता का, उस मीडिया अपने उस विश्वास को बनाए रखने के लिए संघर्ष करे, ना कि कुछ चंद लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए वो मीडिया काम करे। कल आप बलिया में थे और आज मऊ में है, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन आप कर रहे हैं, जिसके पीछे क्या मकसद है? नहीं, प्रबुद्ध सभा के बैनर पर ये दोनों कार्यक्रम हुए हैं जी। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को आज़ादी से लेकर के देश को आगे बढ़ाने में प्रबुद्ध समाज का महत्वपूर्ण योगदान था। आज जब उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव भी होने हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है, किसान तरह तरह कर रहा है, बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर भूखा बैठा हुआ है, तो आज प्रबुद्ध समाज की ये जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के लिए निवेदन करने हम लोग भी आए हैं कि आज वो उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन करे और ऐसी तानाशाह सरकार को हटा करके उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाए। एक आखिरी सवाल कि पेगासिस का जासूसी का जो मामला चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार आखिर में जवाब दे रही है उसका, न उसकी जांच के लिए राजी है। देखिए, गंभीर आरोप है। जो लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं उनमें से कई बड़े लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं और ये शंका जाहिर किया है कि हमारी बातों को सुना गया। मैं समझता हूँ कि एक लोकतंत्र के लिए, आज़ादी के लिए इस तरीके की अगर कोई घटना हुई तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार को इसमें एक बड़ी संस्था से इसकी जांच कराई जानी चाहिए और उसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा है और खुलासा करना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग। आखिर में कुछ आप ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो जो ना आ सकी हो? बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि अरशद भाई की हमारी जो दोस्ती है 25 साल की, ये ऐसे बनी रहे और मजबूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे श्री मनोज पांडे को और आपने देखा कि कितनी बेबाकी के साथ आपने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। हम लोग आशा करते हैं कि आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य और भी रोशन हो और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बने तो हम लोग मिलकर मऊ के लिए भी आपसे काम ले सकें। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।